नमस्कार। मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ भारत का। भारत पुराना आर्यावर्त, जिसका नाम मुगलों ने दिया, हिंदुस्तान और हमारे पिछले रूलर्स, पिछले राजनेता, विदेशी राजनेता ने दिया इंडिया। बड़े दुख की बात है कि हम भारत के लोग जो भारत का प्राचीन इतिहास अच्छी तरह से जानते हैं, भारत हजारों साल से, लाखों साल से रह रहा है, चाहे वो नाम आर्यावर्त रहा हो या नाम भारत रहा हो या जो भी रहा हो, बात उस चीज की नहीं है। हजारों साल आप कह सकते हैं आर्यावर्त रहा। रामायण हुई, महाभारत हुई, उसके बाद दूसरे राज हुए और फिर आया मुगलों का राज, जिन्होंने कई सौ साल राज किया, कहते हैं 800-900 साल राज किया। ये लोग आए थे ईरान से, ये लोग आए थे तुर्की से, और इन्होंने यहाँ पर आकर कब्जा किया, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया। उसके बाद कई सौ साल राज किया, यहाँ पर ऐश की, यहाँ के सीधी सादी पब्लिक को उल्लू बनाया। और फिर आए ये देखकर अंग्रेज, जिन्होंने देखा कि हम लोग पागल हैं, हम लोग अपने ही नशे में रहते हैं, और आकर हमारे ऊपर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता कुछ 3,000 वहाँ के लोग जो जेलों से निकाले गए थे, जिनको देश निकाला दिया गया था, वो हमारे देश की तरफ आए, वहां से समुद्र पार करके, और देखा कि यहाँ पर बिजनेस किया जा सकता है, यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है। और व्यापार करते करते जो चार्टर, जो राजा का अध्यादेश, जो राज आज्ञा उनको मिली 1600 में, जिसमें कहा गया था कि आप जाइए, ब्योर से जाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, पैसा कमाइए, अपने देश को बेचिए, हो सके तो वहां पर लोगों का राज भी कीजिए। और उन्होंने उस चार्टर के हिसाब से यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता धीमी गति से यहाँ के एरिए पर, यहाँ के क्षेत्रफल, हमारे देश के ऊपर कब्जा किया। अंग्रेजों से भी उनके युद्ध हुए, हमसे भी युद्ध हुए, और काफी अरसे बाद उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, खासतौर से उत्तर भारत में और दूसरे एरिया में, कलकत्ता के एरिया में। ये लोग यहाँ पर ऐश करने लगे। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वार भी हुई, विश्व युद्ध भी हुआ। हमारे कांग्रेस ने जो एक पार्टी बनी थी देश को आजाद कराने के लिए, जिसमें थे खास नेता नेताजी सुभाष, राज तिलक और दूसरे गांधी जी, इन सब लोगों के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के परिश्रम के हिसाब से हम लोगों को 1947 में, आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता मिली। और हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, श्री जवाहरलाल जी और श्री जिन्ना के हिसाब से, जो नहीं माने थे गांधी की बात कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए जिन्ना जी, और नेहरू आप बैठ जाइए। लेकिन नेहरू और पटेल ने इस बात को दरकिनार किया और पाकिस्तान बन गया। अब हम उन बातों में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका बात करने का कोई फायदा नहीं है। खाली रिमेम्बर करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, पिछली बातों को ध्यान कराने के लिए मैंने इस बात को कहा है। अब सवाल ये उठता है, भारत आज क्या है, किधर है आज भारत? भारत जो विश्व की एक शक्ति होता था हजारों साल पहले, जहाँ ज्ञान विज्ञान चरम सीमा पर होता था, आज हम कहते हैं वेद। वेद क्या है? वेद होता है विद्या, विद्या होता है ज्ञान। पहले वेद का रास्ता हमारे देश के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, जिसको आज लोग हिंदू कहते हैं। एक गलत नाम है हिंदू। असल में हिंदू नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन अब रेफरेंस के तौर पर हिंदू समाज कहा जाता है। हिंदू का मतलब है कि आप सब जानते हैं कि मुगलों का दिया हुआ शब्द है। वो भारत नहीं समझ पाए थे कि बी बोलना उनके लिए आसान नहीं है। अरबी में बी नहीं बोला जाता है, पी बोला जाता है। इसीलिए भारत खत्म हो गया, आर्यावर्त खत्म हो गया नाम, और नाम चला हिंदुस्तान, जिसको सुपरसीड किया गया बाद में इंडिया के द्वारा। उस बात को भी छोड़िए। अब वो एक संस्कृति हमारे देश की वो ज्ञान विज्ञान की संस्कृति कहाँ चली गई? वो संस्कृत भाषा कहाँ चली गई, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया? आज हम लोग कहते हैं कि फिजिकल साइंसेस इतनी आगे हैं। ये कौन सी फिजिकल साइंसेस हैं? क्या ये वैदिक साइंसेस से ऊपर हैं? क्या ये वैदिक ज्ञान से ऊपर है?
ज्ञान तो हम भूल गए, विज्ञान ले बैठे। लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि आज हमारी मजबूरी है कि हम विज्ञान के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए विज्ञान को भी सलाम और ज्ञान को भी सलाम, विज्ञान को भी नमस्ते और ज्ञान को भी नमस्ते। विज्ञान का भी हम करते हैं आदर और ज्ञान का भी करते हैं आदर, लेकिन इतना ही काफी तो नहीं है। अगर ज्ञान कहाँ गया? अगर आप देख सकते हैं, विद्या जिसको हम नॉलेज कहते हैं, उससे नीचे आते हैं ज्ञान। विद्या है जो नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है, विद्या जो सब सामने है, लेकिन उसको समझने को हम कहते हैं साइंस, जिसे कहते हैं विज्ञान। कोई भी सिस्टम, कोई भी मैकेनिज्म जो इस नेचर का चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, उसको समझना, उसको समझने के बाद सिस्टम में मान लेना, उसे विज्ञान कहते हैं। जब तक समझ ना आए उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब है सिंथेसाइज नॉलेज और विज्ञान का मतलब है एनालिटिकल नॉलेज। जब कोई भी चीज हमें इस बुद्धि में आ जाए, अब उसका रीजन दे दें, कारण दे दें, उसको अच्छी तरह समझ जाएं, तो उसको विज्ञान कहा जाता है। उसको कहते हैं एनालिसिस, हर चीज का पृथक्करण करके देखना, एक जुड़ी फॉर्म में है, उसको तोड़ना। जैसे डॉक्टर जब पढ़ने जाते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, तो उनको पूरे डेड बॉडी के, शरीर के कट पीस करके दिखाए जाते हैं, डिसेक्शन करके दिखाए जाते हैं, ताकि वो समझे कि ये पूरे सिंथेसिस बॉडी जो एक रूप है बॉडी का, हजारों पार्ट्स का, वो किस तरह से जुड़े हैं आपस में, उनकी क्या असेंबली है, उस नेचुरल, उस प्राकृतिक फैक्ट्री की, उसको समझाने के लिए डिसेक्शन किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक पृथक्करण भी कहा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं पानी जो H2O की फॉर्म होता है, उसको पृथक करें तो समझना होता है कि H2O उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसी तरह से हवा में होता है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि उस चीज को समझने को कि ये नेचर या प्राकृतिक किस चीज से बनी है, क्या सिस्टम क्या वर्क कर रहा है, ये मैकेनिज्म जो कुदरत का है, जो प्राकृतिक का है, किस तरह से काम कर रहा है, उसको समझने को विज्ञान कहते हैं। और उसको अप्लाई करने को, उस ज्ञान को जो विज्ञान से मिलता है, उसको शेप देने में, उससे कोई चीज बनाने में, प्रोड्यूस करने में, उसको इंजीनियरिंग कहा जाता है। इंजीनियरिंग का मतलब है अप्लाइड साइंसेस, एनी साइंस विच वी गेट और वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, हाउ टू यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ द ह्यूमैनिटी, किस तरह से मानव की सहायता की जाए, इससे उसको अप्लाई करके उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। ये तीनों बेसिक चीजें हैं, ज्ञान, विज्ञान और इंजीनियरिंग। ज्ञान, विज्ञान और अभियांत्रिकी, आप कह सकते हैं अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग तो इंग्लिश का शब्द है। इसलिए इसको समझना, हमारे हजारों साल पहले जो महाभारत के टाइम में या रामायण के टाइम में, आज तो मजाक उड़ा के कह देते हैं कि तीर चला गया और सब कुछ करते हैं, या हनुमान पहाड़ को उठाकर ले आया। वो ये समझते नहीं है कि उनके जो शरीर होते थे हमसे अलग होते थे। आज हमारा शरीर 2 नंबर मैकेनिज्म का है, बॉडी मटेरियल का है, लेकिन उनके जो शरीर होते थे वो वैज्ञानिक शरीर होते थे, वो ज्ञानिक शरीर होते थे, वो तत्विक नहीं होते थे, वो मैग्नेटिक होते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जिस तरह से कंप्यूटर की वेव चलती है, उनके शरीर भी हाई डेंसिटी कंप्यूटर के होते थे, और वो हवा से हल्के होते थे। उनके अंदर प्रोपेलिंग पावर होती थी, उड़ने की पावर होती थी, उड़ सकते थे। उनकी शक्ति आत्मा के अंदर होती थी। उनकी आत्मा इतनी मजबूत थी, इतनी स्वस्थ थी। हम तो कुछ नहीं है, हमारी आत्मा में जरा सी चोट लगती है तो रो पड़ते हैं। लेकिन उस समय के लोग, चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या कोई भी क्यों ना हो, या हनुमान हो, उनकी आत्मा की शक्ति बहुत मजबूत थी, बहुत शक्तिशाली थी। वो उड़ भी सकते थे, उनकी आत्मा में वेपन्स, हथियार भी रह सकते थे। वो शक्तियां जो एनर्जी देती हैं, शक्ति देती हैं, उसके अंदर रह सकती थी। इसलिए हम कहते हैं वो युग एक सात्विक युग, एक वैज्ञानिक युग था, एक ज्ञानिक युग था। उनकी शक्तियां रिमोट कंट्रोल से आती थी, सोचने से ही उनके कोर्स डिकोडिफाई होकर उन शक्तियों को लेकर आते थे। जैसे कहा कि तीर चलाया दिखा देते हैं आज को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीर ही चलाया होगा। किसी स्टोर से, किसी जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं, उसी तरह से वहां भी वेपन स्टोर होते हैं, वहां से वेपन फ्लाई करके दूसरे टारगेट पर जाते रहे होंगे। आज हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं जीपीएस से, लेकिन आज अगर इंसान, आज का मनुष्य कर सकता है, तो क्या वो मनुष्य जो भगवान का रूप लेकर आए थे नहीं कर सकते होंगे? ये हमारे सिर्फ सोच गलत है। सब कुछ था, ज्ञान था, विज्ञान था, अभियांत्रिकी थी, और मानव बहुत ही एडवांस होता था, बहुत प्रगतिशील था। वो कहाँ गए सब? प्रश्न उठता है, अगर वो भारत के थे तो कहाँ गए सब? खो गए सब, उड़ गए सब, क्योंकि हमने उन्हें दिया। हमारे ऊपर एक ऐसी मानसिकता आके बैठ गई। पहले तो मुगलों की मानसिकता आके बैठ गई, जो तो आराम परस्त होते थे, अय्याश होते थे। उसके बाद दूसरी मानसिकता आगे बैठ गई, अंग्रेज। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान आगे बढ़े, प्रगति पर जाए, विश्व में फैले। इसलिए उन्होंने अपनी भाषा हम पर पहले लाद दी, उसका बोझ लाद दिया, उसके बाद उनके मस्तिष्क को लाद दिया। वो चाहते थे कि उन्हीं का विज्ञान, जो ज्यादातर फार्मूले उधर से ही आए हैं, वेस्ट से ही आए हैं, पश्चिम से ही आए हैं, उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल, उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग किया जाए। और वो हो रहा है आज भी। सारे विश्व के अंदर जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो अभियांत्रिकी हो या किसी और व्यवसाय के हों, ज्यादातर वहीं से आते हैं अधिकतम।
मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, पहले आयुर्वेदा कहते थे, वो विज्ञान, आयुर्वेदा आज की साइंस, आज का विज्ञान भी ज्यादातर वहीं से आता है। अधिकतर वहां से सारे इलाज आते हैं, सारा चिकित्सक विज्ञान वहीं से आता है, सारे चिकित्सक उसी को पढ़ते हैं। आयुर्विज्ञान तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, और आयुर्विज्ञान को आज वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, वो इज्जत नहीं दी जाती है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती है। लेकिन आयुर्विज्ञान में संजीवनी आती थी, संजीवनी ने लक्ष्मण को जिंदा कर दिया था। क्या हम इस चीज को नकार सकते हैं? अगर नकारते हैं तो हम गलती करते हैं। इसी तरह से हजारों औषधियां होती थी। आज भी वही पर्वत श्रीलंका में उपस्थित है, उसके श्रीलंका के नागरिक उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मानते तक नहीं। जिस तरह आयुर्विज्ञान पीछे रह गया, पिछड़ गया, दूसरे विज्ञान भी पिछड़ गए, क्योंकि हम लोगों ने अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को, अपने प्राचीन विज्ञान को फेंक दिया। हम अंग्रेजी के नशे में आ गए और हम पीछे रह गए। अब उन बातों से भी कुछ फायदा नहीं है। आज प्रश्न तो ये उठता है कि भारत कहाँ पर खड़ा है, भारत कहाँ पर स्थित है, भारत का क्या होगा। आज 1947 के बाद 60 साल हो चुके हैं, 60 वर्ष हो चुके हैं, और भारत वर्ष वहीं का वहीं है। कुछ प्रगति जरूर की है, लेकिन इतना बड़ा देश, इतना विश्व का अमीर देश, इतना रिच देश, जहाँ कहते थे कि यहाँ गंगा नदी बहती है, यहाँ दूध की गंगा बहती है, यह देश सोने की चिड़िया है, यहाँ कभी भूखा कोई होता नहीं है, सत्यवादी लोग यहाँ पैदा हुए हैं, वो देश कहाँ गया? आज आप देखें 60 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं। 60 साल में हमने क्या किया है? 60 वर्ष में हम नहीं मान सकते कि हमने बहुत कुछ किया है। ठीक है, मानते हैं कुछ किया है, हर देश करता है, गरीब आदमी भी, गरीब मनुष्य भी कुछ ना कुछ प्रगति जीवन में करता है, अमीर तो करता ही है, तो हमने भी किया है। लेकिन 60 साल की प्रगति क्या आप कह सकते हैं स्वस्थ प्रगति है? आज के हालात आप देखें तो गरीबी कहाँ बैठी है। 1941 से देखिए, 1971 से देखिए, एक हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो हुई है, प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था मैं गरीबी को हटाऊंगी। 1971 से आज 2008 आ गया, कितनी गरीबी हटी है? आप इस चीज को मान सकते हैं? आज गरीबी बढ़ी ही है, गरीबी रेखा से नीचे लोग गिरे ही हैं। कुछ मध्यम वर्ग जरूर आगे बढ़ा है, वो अपनी लायकता से बढ़ा है, अपनी शक्ति से बढ़ा है, अपनी पढ़ाई विद्या से बढ़ा है, लेकिन उसका बढ़ना ही क्या काफी है? आज कुछ लोग तो बहुत ही रईस हो गए हैं, बहुत ही पैसे वाले हो गए, सरमाएदार हो गए हैं, लेकिन कितने हो गए हैं? आज भी जगह जगह आप देखिए भुखमरी है, आज भी रोजगार नहीं है करोड़ों लोगों को। आज खेती की हालत देखिए, खेती भी लोग छोड़ रहे हैं, खेती के लोग मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज उनका हाल देखिए, आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? एक किसान, क्योंकि अन्नदाता कहलाता है हमारी संस्कृति में, उसके बिना हम जी नहीं सकते, बेशक हमारा पति क्यों ना हो। अगर वो उगाएगा नहीं, खेती करेगा नहीं, अन्न देगा नहीं, हम क्या खाएंगे? तो हमारा पैसा तो बेकार है। तो उनके क्या व्यवस्था है? खाली थोड़ा सा पैसा दे देना, कहना कि हमने आपके कर्ज माफ कर दिए हैं, ये बेइज्जती है उनकी, उनके उनकी उनके हक को, उनकी इज्जत को, उनके सामाजिक मान को ठेस पहुंचाना है। उनके लिए ना प्रॉपर व्यवस्था है, सही व्यवस्था है उनकी सिंचाई के लिए, ना सही व्यवस्था है उनकी बिजली के लिए, ना सही व्यवस्था है उनको बीज देने के लिए, ना सही व्यवस्था है उनकी उनकी कमाई के लिए, उनके सामान को, उनकी प्रोडक्शन को, उनके खेती के सामान को जो आता है, अन्न अनाज आता है, चावल आता है, और भी दूसरे आइटम आती हैं, सही रेट्स पर, सही आप कह सकते हैं खरीद फरोख्त नहीं होती है। उनके सामान को कुछ लोग लेते हैं और होर्डिंग कर देते हैं, उनको स्टोर में रख देते हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग की जा सके। सरकार लेती है तो उठाती नहीं है, उनको रख देती है, पूरे पैसे देती नहीं है। यही आज हमारे किसान की समस्या है। किसान जो देश के अंदर सबसे अमीर होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए, आप देख लीजिए दूसरे देश के किसानों को, उनकी कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमारा किसान क्या कर रहा है? कुछ किसान बहुत अच्छे हैं, तो ज्यादातर किसान बहुत गरीब हैं। उनके बारे में देश ने आज तक क्या किया? राजनीति में क्या किया? उनका कितना सम्मान है? उनके अध्यापन की क्या व्यवस्था है? उनकी पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? उनके बच्चों के फ्यूचर की, भविष्य की क्या व्यवस्था है? बहुत स्लो जा रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है वो सब। आज आप देख लीजिए शहरों के क्या हाल है, कितने लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर हाल देख लीजिए, कानून व्यवस्था कितनी बदतर है। कहीं भी किसी का कत्ल हो जाता है, कहीं भी कोई भी डकैती हो जाती है, किसी भी लड़की को छेड़कर सक जाता है, कोई भी सड़क में चलता किसी का मर्डर कर देता है। अब ये देखिए बाइकर्स की बात आ रही है, बाइकर्स रात को निकलते हैं और कहते हैं, किसी को भी सामान छीन लेते हैं किसी का, और किसी को भी पीट देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बेरोजगार है।
मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक उदाहरण है। आप कहीं भी जाइए और देखिए कानून की क्या दुर्दशा है। कोई किसी की सोचता नहीं है, पुलिस समय पर पहुंचती नहीं है, पुलिस दूसरे स्टेट की होती है, उसे भी कोई चिंता नहीं है किसी की भी। जब कोई सब कुछ इस कांड हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है, आप सब जानते हैं, FIR नहीं लिखी जाती है, कोई भी शिकायत थाने में जाते हुए डरता है। अगर लिखी जाती है तो पैसे भी खाए जाते हैं, इधर से भी खाते हैं उधर से भी खाते हैं, फिर भी केस गलत बनाते हैं। पुलिस समय पर नहीं पहुंचती क्योंकि पुलिस कहती है हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं है, उपकरण नहीं है, हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तो जैसे आप दिल्ली देख लीजिए, हर वक्त पुलिस, आधी पुलिस तो कम से कम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIPs, जो देश के खास व्यक्ति कहे जाते हैं, उनके ही पीछे रहती है, उनकी सुरक्षा में। क्या एक आम यहाँ का नागरिक, एक सामान्य नागरिक VIP नहीं है? अगर वो VIP नहीं है तो एक मिनिस्टर कैसे VIP है? बड़ी दुख की बात है। हमारा न्यायालय कहता है कि एक सामान्य आदमी VIP है, ये VIP ही दूसरे VIP को बताता है। तो इस सामान्य आदमी के VIP की क्या व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? कोई भी बूढ़ा आदमी अकेला किसी भी भवन में रहता है तो उसका जाके कत्ल बड़े आसान से किया जा सकता है। बहुत कुछ होता है कि कितने बूढ़े मारे गए जो अकेले रहते हैं। क्या करती है पुलिस? यहाँ पर कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। इतना गंदा हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है, इतने लोग मर चुके हैं। आतंकवाद की बात को ले लीजिए, आतंकवाद जो हमारे देश के अंदर कोई नई चीज नहीं है, कितने सालों से, डिकेड से ज्यादा, दशक से ज्यादा हो चुका है। लाखों लोग अपनी आहुति दे चुके हैं, लेकिन किसको चिंता है? सरकार को आतंकवाद की कोई चिंता नहीं है। अमेरिका में आतंकवाद आया था तो उसने एकदम इसको कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, लेकिन हमारा देश इसे कभी नियंत्रण में नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे देश की सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। अब शायद सरकार रही जाए, सवाल ये नहीं है, लेकिन जो मर चुके उनका कौन उत्तरदायित्व निभाएगा? आतंकवाद ने हमारे संसद भवन पर अटैक किया, क्या हुआ? संसद तो बच गए, सांसद तो बच गए, लेकिन कुछ वहां पर मर गए, सिक्योरिटी वाले, सुरक्षा संबंधी कर्मचारी, और कुछ लोग कैमरे वाले, प्रेस वाले मर गए। उनके परिवारों को आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है, उनकी कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिली है, उनको कोई पूछता तक नहीं है। और वो जो जिम्मेदार था इस अटैक का, इस एयर अटैक का, वो भी कैदी आदमी जेल में पड़ा है। उसके बारे में सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है। या तो उसको छोड़ दें, उसको फांसी की सजा माफ कर दें, या उसको फांसी दे दें। कितने साल लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, इस बात का फैसला करने के लिए कोई जवाब देता नहीं है। प्रधानमंत्री चुप रहता है, चुप साधे है, और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी चुप रहते हैं, कहते हैं जितना समय लगेगा लगेगा, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसको एक्सचेंज किया जाए दूसरे देश में जो एक हमारा कैदी है। कितनी निम्न की बात की है उन्होंने। आज आतंकवाद एक चुनौती है, आतंकवाद को दबाना होगा। ये सवाल धर्म का नहीं है, ये सवाल मुसलमान या हिंदू का नहीं है, ये सवाल देश का है। हर गली गली में आतंकवाद रह सकता है। आज जाली करेंसी इतनी चल चुकी है, टीवी में कहा गया था कि 2 लाख करोड़, पिछले साल कहा गया था 2 लाख करोड़ की जाली करेंसी हमारे देश में घूम रही है। हो सकता है मेरी जेब में भी इस टाइम हो और आप लोगों की जेब में भी इस टाइम हो। इसके बारे में सरकार जानती है या नहीं जानती है, हमें नहीं पता। सरकार को हमने कहा था, एक ब्लॉग लिखा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाली करेंसी चल रही है। आपके देश की व्यवस्था इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक जाली नोट 2 लाख करोड़ के हमारी व्यवस्था में चल रहे हैं। ये आतंकवादी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, हमारी रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं मूल, ये वहां से इनकम कमा रहे हैं। क्या हमारा देश यही इसीलिए बना है? बांग्लादेश से यहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते हैं, नेपाल के बॉर्डर से आतंकवादी आ जाते हैं। यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर पाती है। जितने भी कांड होते हैं उसके बाद एक कमीशन बिठा दिया जाता है, उसके लिए खेद व्यक्त किया जाता है और फिर भूल जाते हैं। क्या आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा? क्यों नहीं खत्म होगा? क्या सरकार इतनी ढीली है? क्या सरकार में शक्ति नहीं है? क्यों नहीं है? सरकार का ड्यूटी नहीं है? सरकार का कर्तव्य नहीं है? अगर सरकार का कर्तव्य नहीं है तो सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी। लाखों लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है? कश्मीर से 4 लाख 5 लाख पंडित परिवारों को धक्के मार कर पीट कर वहां से निकाला गया था। सरकार ने कुछ नहीं किया। किसी भी मीडिया ने इस बात की सूचना तक नहीं दी, समाचार तक नहीं दिया। क्या यही देश का सांप्रदायिक है? क्या हमारे देश का सेकुलर यही है? हमारे देश की प्रथा यही है? सेकुलरिज्म क्या ऐसे ही कहते हैं? क्या यही पंथ निरपेक्षता है? क्यों नहीं? कोई भी बात होती है
कहीं भी कोई मुस्लिम की अगर प्रॉब्लम होती है किसी जगह किसी भी स्टेट में, तो इतनी धूम मच जाती है, टेलीविजन के ऊपर, पेपर्स के ऊपर, यह सब कुछ हंगामा हो गया देश में, आग लग गई देश में। लेकिन दूसरी कम्युनिटी से हिंदू कहते हैं हम, उसके बारे में कुछ होता है तो कहीं कोई बात नहीं की जाती है। कोई प्रेस वाला, कोई अखबार वाला चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत कुछ हो जाता है। धर्म परिवर्तन होने लगे हैं, एक नई चीज आ चुकी है देश में, धर्म परिवर्तन। किस ईसाई बनाया जाए, मुस्लिम बनाया जाए। मुस्लिम तो शायद इतना नहीं बना पाएंगे, लेकिन ईसाई बहुत बन रहे हैं। मिशनरीज आई हैं बाहर से, पैसे लाई हैं और पैसे कराते हैं लोगों को, हम तुम्हें जमीन देंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, आप ईसाई बन जाइए, ईसा मसीह जी आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। अरे उद्धार करेंगे? हम तो ईसा मसीह को भी भगवान मानते हैं, हम तो सबको भगवान मानते हैं, अल्लाह को भी भगवान मानते हैं, हम तो जीसस को भी भगवान मानते हैं। सब भगवान है हमारे लिए, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी प्रेयर करते हैं। तो क्यों ये सब किया जाता है? क्या धर्म वाले भगवान नहीं है? क्या शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं है? क्या माता देवी भगवान नहीं है? हम उनको एक किनारे करना चाहते हैं। जो लोग उनको मानते हैं वो किस वजह से, किस कारण से वो दूसरे धर्म में जाते हैं? सिर्फ वोट की राजनीति के हिसाब से। वो चाहते हैं इस देश के अंदर लोग, दूसरी कम्युनिटी की जनता बढ़े, पॉपुलेशन बढ़े, उनके वोट बढ़े। क्या ये वैसा नहीं है? सरकार इस चीज को रोकती क्यों नहीं है? ये चीज गैर कानून अनियमित है। हमारा संविधान इस चीज की परमिशन नहीं देता है, इजाजत नहीं देता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। करप्शन, भ्रष्टाचार जिसको हम कहते हैं, उसकी तो सीमा इतनी हो चुकी है कि शायद सीमा की सीमा नहीं है। देश पिछले 60 साल में अगर कहीं प्रगति कर पाया है तो वो एक ही जगह है, भ्रष्टाचार। अब इसका आचार हम भ्रष्टाचार कहें, क्या कहें, नाम कुछ भी दीजिए, शायद सारे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो। कह नहीं सकते कि कौन भ्रष्ट नहीं है। खाली पैसे लेने की भ्रष्टाचार नहीं है, दूसरे क्रम में भ्रष्ट हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बाप बेटी का बलात्कार करता है, भाई बहन का बलात्कार करता है, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। बड़े शर्म की बात है, लोग मरना चाहिए। और ये क्या कलयुग यही है? क्या कला युग जिसको एक्चुअली कहना चाहिए कला युग, क्या वो यही है? क्या हमारे वेद यही शिक्षा देते हैं? क्या दूसरे धर्म यही शिक्षा देते हैं कि आदमी इतना दानव बन चुका है, दरिद्र बन चुका है कि बच्चे तक को नहीं छोड़ता है? ये भी एक भ्रष्टाचार ही है, अपराध तो है ही, लेकिन ये भ्रष्ट बुद्धि का निशाना है। क्या हम इस चीज को खत्म कर पाएंगे? रिश्वत तो कहना ही बेकार है। रिश्वत तो एक दान है, कह सकते हैं आप, एक धार्मिक अधिकार है हर सरकारी कर्मचारी का, जितना बड़ा कर्मचारी हो, मिनिस्टर भी क्यों ना हो, क्योंकि जो चीज ऊपर होती है वही नीचे होती है। यथा राजा तथा प्रजा, सब जानते हैं। ना राष्ट्रपति जी सोचते हैं, ना प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, ना ही मंत्रीगण सोचते हैं, क्योंकि सारे वहीं से आए हैं और वो भी लेते हैं। हम देखते नहीं है, लेकिन जरूर लेते, आवश्यक लेते होंगे। हम नहीं जानते कितने लोग ईमानदार हैं और कितने लोग बेईमान हैं। सब जगह बेईमानी चल रही है। आप किसी भी मंत्रालय में चले जाइए, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आपकी फाइल आगे जाएगी नहीं। या तो आप बिल्कुल धक्का मार के हर वक्त वहीं बैठे रहें और लड़ाई करते रहें तो शायद आपकी फाइल से चली जाए, आपको पैसे ना देने पड़े। लेकिन किसके पास इतना समय है कि हर रोज वहां जाकर अपनी फाइल को पीछे पीछे धक्का देगा? सो खाली तो नहीं बैठे हैं। जिसके पास काम धंधा नहीं है वो तो वहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके कुछ करना ही नहीं है, उसकी कोई फाइल ही वहां नहीं होगी। लेकिन जो व्यापारी की फाइल होती है, किसी और की फाइल होती है, नौकरी के लिए फाइल होती है, किसी दूसरे कामों के लिए फाइल होती है, जो भी कहीं कानून नियमित के हिसाब से होती है, तो उसका काम होता ही नहीं है जब तक पैसा नहीं दिया जाता है। नंबर 2 का, रिश्वत नहीं दी जाती है। सब खाते हैं, अच्छी तरह खाते हैं, मांग मांग के खाते हैं, बिना खाते काम नहीं करते हैं, फाइलें हो जाती हैं, चिट्ठियां नहीं पहुंचती हैं, गलत लिखा जाता है, केस दर्ज नहीं होते हैं, पुलिस नहीं मानती है, सबूत चाहिए, लेकिन पैसे खाए जाते हैं। आज हालत यह है कि आपका कोई काम बिना पैसे अगर हो जाए तो आपको एक अचंभा होगा, आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो सकता है। भारत देश में आज की अगर तारीख में कुछ ऐसा हो जाए तो आप शायद समझेंगे आप भारत में हैं ही नहीं। होते हैं कुछ ईमानदार आदमी भी, मैं ये नहीं कहता कि सारे बेईमान हैं, 100 में से कम 10-15 ऐसे जरूर अवश्य होंगे, आज भी हैं। ये जो विश्व चल रहा है उन्हीं लोगों की आत्मा की शक्ति पर चल रहा है। बेईमानी है, कुछ ईमानदारी तो है, लेकिन क्या हम इसको खत्म कर पाएंगे? हम कर सकते हैं खत्म, यदि ईमानदार आदमी राजनीति में आएंगे। क्या ईमानदार आदमी आ सकते हैं? हमारा संविधान तो बिल्कुल चुप है, वहां तो योग्यता तक भी नहीं दी गई है कि एमपी की क्या योग्यता होनी चाहिए।
MP कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, मंत्री कोई भी बन सकता है, राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। उसके लिए तो आपको 12वीं क्लास पास होना की भी आवश्यकता नहीं है। चपरासी की नौकरी के लिए, पेन की नौकरी के लिए, ड्राइवर की नौकरी के लिए, चालक की नौकरी के लिए आपको कुछ योग्यता चाहिए। परंतु मिनिस्टर बनने के लिए, मंत्री पद ग्रहण करने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, MP बनने के लिए, लॉ मेकर बनने के लिए आपको कुछ नहीं आवश्यकता है। आपका बस माइंड अच्छा होना चाहिए और आपकी कुछ जो उम्र है वो होनी चाहिए। आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं। अरे कम से कम सोचिए, आज की तारीख में, आज 2008 है, हमारे देश का MP कोई भी हो सकता है। उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। शर्म आती है। चपरासी कम से कम 10वीं 12वीं तो होता है, लेकिन हमारा देश का MP कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कम से कम की योग्यताएं फिक्स की जाए, नियमित की जाए। एक कम से कम MP को बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की आवश्यकता मैं मानता हूँ, या वो एक इंजीनियर होना चाहिए, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या एक डॉक्टर होना चाहिए, एक MA होना चाहिए, MSc होना चाहिए, डॉक्टरेट होना चाहिए। उसकी योग्यता इतनी होना चाहिए कि जो भी काम उसके पास आए कम से कम उस फाइल को पढ़ तो सके, उस चीज को समझ तो सके। वो क्या फैसला देगा, क्या समझेगा, वो हर चीज को IAS ऑफिसर के पास भेज देता है। वो IAS ऑफिसर जो काम करना ही नहीं चाहता, वो अधिकारी जो काम करना ही नहीं चाहता, जो सिर्फ खाना चाहता है, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, वो फाइल को लाल फीती से बांधना चाहता है। क्यों फैसला इतने साल लेता है कोई भी? क्यों नहीं फैसला 1-2 दिन में हो जाता किसी भी फाइल के ऊपर? क्योंकि मंत्री डरते हैं, वो साइन नहीं करते हैं, साइन करते हुए डरते हैं। उन्हें हर चीज पर सलाह चाहिए, हर विषय पर सलाह चाहिए। सलाह सही आएगी नहीं आएगी सवाल ये नहीं है। अगर सही भी आई तो वो नहीं समझेंगे, वो गलत आई तो नहीं समझेंगे। उनको तो रेफरेंसेस चाहिए कानून के, नियम के। लेकिन वो खुद भी तो पढ़ सकते हैं। जब तक खुद पढ़ने की उनके अंदर योग्यता होगी तो पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति MP होना चाहिए जिसकी एज 40 तो कम से कम हो, 35 से 40 के बीच में तो हो। वो कम से कम एक मैच्योर तो हो, एक उसका व्यक्तित्व तो समझदारी का तो हो, सोच समझ के काम तो करने वाला हो, उसको होश ही हो, जोश ही खाली ना हो, उसका माइंड डेवलप्ड हो, विकसित हो, वो पढ़ा लिखा हो, कम से कम उस लेवल का तो जो मैंने बताया है। उसके बाद उसको तजर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। वो अनुभव तो उसको काम करने से मिलेगा, और जब वो 40 वर्ष की उम्र में आएगा तो इतना अनुभव उसको मिल ही जाएगा। वो अनुभव उसके काम में काम आएगा, उसके कार्य दायित्व देने में काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए भी योग्यता नहीं है। ये योग्य व्यक्ति आ रहे हैं, हमारा कहना ये नहीं कि योग्य व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक नियम होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। MLA के भी वही नियम होना चाहिए, काउंसिलर के लिए भी वही नियम होना चाहिए, पंचायत के लिए भी कुछ नियम होना चाहिए। वो नियम हम क्यों नहीं बना सकते? किस बात का डर है? क्या हम इस देश का नियंत्रण नहीं कर सकते? क्या हम सिर्फ धंधी राजनीति करना चाहते हैं? क्या एक सामान्य गण, मेरे जैसा सामान्य गण पब्लिक में क्यों नहीं आना चाहता, राजनीति क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है। करोड़ों रुपए चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। सारी की सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं। राजनीति का उन्होंने बिजनेस बना दिया है, प्रोफेशन बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है। एक खर्चते हैं 10 कमाते हैं। हर राजनीति दल में यही है। हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं। क्योंकि करोड़ों रुपए वही खर्च सकता है जो भ्रष्ट होगा। जनता खर्चनी चाहिए आपके लिए, पब्लिक खर्चे आपके लिए, प्रजा खर्चे। जिन्होंने वोट देना है वो आपको सपोर्ट भी दें, आपको पैसा भी दें आपका चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे व्यक्ति आने चाहिए। ऐसे व्यक्ति क्यों नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हैं? क्या ये गंदा काम है राजनीति करना? क्या अपने देश को संभालना गंदा काम है? क्या आप अपने घर को नहीं संभालते हैं? तो ये भी तो एक सबका परिवार है, 1 अरब लोगों का परिवार है। आप इसको क्यों नहीं संभालना चाहते? आप उन गंदे लोगों को क्यों नहीं निकालना चाहते जिन्होंने इस देश को लूट लूट के गंदा कर दिया है, इस देश की आत्मा को मार दिया है? आप उस नेताओं को क्यों बारंबार लाना चाहते हैं? क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? हर व्यक्ति यही कह देता है मैं क्या कर सकता हूँ। या चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है या कम्युनिस्ट है या और दूसरे गंदे पंदे जितने भी हैं, यही क्यों? आप 550 इंडिपेंडेंट क्यों नहीं आ सकते? आप एक ऐसे व्यक्ति को जो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, साफ है, ईमानदार है, उसकी जमानत क्यों जब्त करा देते हैं? आप ऐसे व्यक्तियों को पार्लियामेंट में या असेंबली में क्यों नहीं ला सकते? संसद क्या उनके लिए नहीं है?
क्या एक सामान्य गण के लिए संसद नहीं है? क्या एक मेहनत कश के लिए संसद नहीं है? क्या एक किसान के लिए संसद नहीं है? क्या चपरासी के लिए संसद नहीं है? क्या संसद उन्हीं के लिए है जिनके सांसद पहले हुए, जिनके नेता पहले हुए, जिनके घरों में मंत्री पहले हुए? क्या कुछ ही परिवार देश चलाएंगे? पूरा पूरा परिवार देश क्यों नहीं चला सकता? इस बात का हम क्यों नहीं सोच सकते? हमें यह जरूर सोचना चाहिए। ये करप्शन, भ्रष्टाचार, ये देश की गंदी स्थिति, देश की महंगाई, देश में क्राइम, ये सब चीजें तभी जाएंगी जब एक सामान्य गण इस बात को सोचेगा कि मैं भी अपना उत्तरदायित्व निभाऊं, मैं भी राजनीति में आगे जाऊं और इन गंदगी को साफ करूं। लाखों करोड़ों केसों पड़े हैं अदालतों में, न्यायालय में, किसी को चिंता नहीं है। न्यायाधीश कम है, न्यायालय कम है, हमारे प्रोसीजर इतने लंबे हैं कि सालों साल लग जाते हैं केसों में। केस तो खत्म होगा, उसके बाद अपील होगी, फिर अपील होगी, बेचारी जिंदगी जिसका केस है वो जिंदगी जीवन समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात ही केस का फैसला आएगा। उस फैसले को खाली गजट में निकाला जाएगा या फाइल कर दिया जाएगा। आप ऐसा देश चाहते हैं? आपको खुद आना होगा। जिस तरह से स्वतंत्रता ली गई थी, लाखों लोगों की जानें देकर, लाखों लोगों के बलिदान देकर, उसी प्रकार से आपको दूसरी स्वतंत्रता लेनी है। इस गंदी राजनीति को खत्म करके, उन सब डकैतों को खत्म करके जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, उन भ्रष्ट राजनीतिकों को खत्म करके, उन भ्रष्ट लोगों को खत्म करके, उन भ्रष्ट कर्मचारियों को खत्म करके जो इस देश के ऊपर दीमक लगे हैं, इस देश को निगल रहे हैं, इस देश को खा रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ का सामान्य गण, जो गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे देश के बच्चे हमारे देश की संपत्ति को खाएं। ये संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में जाती है, बड़ा दुख होता है। वो कोई देश की सेवा नहीं कर रहे। आज कोई कहता है कि वो विश्व में सबसे रईस हो गया, अमीर हो गया। ये भी तो देखना चाहिए कि वो देश के लिए कितना काम कर रहा है। वो कितने यूनिवर्सिटी फ्री खुलवाई, कितने स्कूल फ्री खुलवाए, कितने बच्चों की शिक्षाएं दी, कितने लोगों को खाना दिया। वो कौन सोचेगा? कितने लोग गरीब हैं, भीख मांगते हैं, सो जाते हैं कुछ लोग भूखे, उन्हें कौन खाना देगा? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या ऐसे ही कहते हैं? समाज का इनका नहीं है, किनका है? फिर कहाँ है प्रियम्बल साहब की? आपका संविधान कहाँ है? अगर आज भी गाँव में पानी नहीं है, हजारों गाँव में, इसका कौन उत्तरदायित्व लेगा? क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है? क्या कांग्रेस इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं लेती है? क्यों नहीं लेती है? 60 साल हो चुके हैं, आज भी गरीब यहाँ पर